आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं एसएससी एमटीएस के लिए हम पढ़ रहे हैं चीज़ें। तो किसके लिए एग्ज़ाम हमारा, हम टारगेट किसको लेकर चल रहे हैं, तो एसएससी एमटीएस को लेकर चल रहे हैं ना टारगेट, जिसमें हम एसएससी एमटीएस में हम जीएस के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, जीएस और जीके के पोर्शन को, है ना, जिसमें हम जितने भी जीके और जीएस के जितने भी टॉपिक है हम सभी को कंप्लीट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हम ये किस बेस पर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको बेस बनाकर हम ये चीज़ें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो हम सारी चीज़ें वहीं से देखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना एग्ज़ाम में पूछा गया है। कुछ टाइम से क्या हुआ था कि हमारी क्लासेस अभी बंद हो गई थी, तो 5-6 दिन हो गए लगभग। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 1.5 महीने और बचे हैं और हम हमारे शेड्यूल को थोड़ा जो है वो बदलेंगे कि क्या क्या चीज़ें और करनी है, क्योंकि जो ये 10 दिन के गैप है इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। तो हम चीज़ें जल्दी ख़त्म करेंगे और 20 अक्टूबर तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे हम, और देन साथ में रिवीजन क्लास भी करते रहेंगे। तो हम दोनों चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसएससी एमटीएस। अगर हमारा सिर्फ 2 चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पीवाईक्यू अगर हमारे नहीं भी होंगे तो पीवाईक्यू आप और कहीं से भी कर सकते हैं, पर हम 2 चीज़ तो हमारी कंप्लीट कर लेंगे। एक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे जीएस और जीके का, दूसरा जीएस और जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो गया, रिवीजन भी साथ में हम करते चलेंगे। हम रिवीजन कैसे करेंगे, जैसे मैंने आज आपको फर्स्ट क्लास जो क्लास है उसमें आपको पूरा पढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसका फर्स्ट 5 मिनट हम उसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा रिवीजन रहेगा। और अगर लास्ट में कुछ हमारे पास टाइम बच जाता है तो हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। रिवीजन तो हम पहली क्लास से लेके कर रहे हैं, पर हमारा क्या, अब जो रिवीजन है उसका वे बदल जाएगा कि मैं आपको रिवीजन कैसे करवा मतलब पहले मैंने आपको बताया कि रिवीजन हमको एक क्लास में पूरे एक टॉपिक का रिवीजन करना है, पर अब क्या करेंगे कि हर एक क्लास का हम दूसरी क्लास के फर्स्ट 5 मिनट में हम क्या करेंगे, एक रिवीजन ले लेंगे। रिवीजन में हम क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है और लास्ट क्लास में स्पेशली जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो आपकी दो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो लास्ट लेक्चर है लास्ट लेक्चर की सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी और आगे की चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे। तो हमारा सिलेबस तो हम कंप्लीट कर लेंगे कि कुछ रीज़नों के वजह से हम थोड़ी कम क्लासेस लेंगे, इसलिए मैं आपको उतनी ही क्लास में सारी चीज़ें क्या करवा दूंगी, कंप्लीट करवा दूंगी। तो हम एसएससी एमटीएस का देख रहे हैं, टारगेट हमारा एसएससी एमटीएस है और एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 20 अक्टूबर से होना है। इसकी डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कब, 20 सितंबर से होगा लगभग, या 5 से स्टार्ट हो गया, फिर एसएससी सीएचएसएल का होगा। तो ये 2 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद ही हमारा क्या एमटीएस का एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल ये दोनों जो एग्ज़ाम थे वो इससे पहले इसकी डेट आ गई थी, पर जो अभी एसएससी का कुछ चीज़ें हुई थी तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया था, इसलिए पहले ये 2 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो हम लगभग समझ सकते हैं कि 25 अक्टूबर 30 अक्टूबर के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होगा, तो उतने में तो हम सारी चीज़ें कंप्लीट, तो आप इससे बिल्कुल कि आपका क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट मैं करवा दूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे एसएससी एमटीएस या हवलदार।
दो पोस्ट होती है एसएससी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना। एसएससी एमटीएस में एक मल्टीटास्किंग स्टाफ और एक हवलदार की होती है ना, जो कि पुलिस होता है ना, जिसको हम अगर हम देखें तो कांस्टेबल बोल सकते हैं, अगर सभी स्टेट में बात करें तो कांस्टेबल होते हैं ना। तो दो दो पोस्ट होती है जिसके लिए वैकेंसी आई है ना। ये क्या है, 10th बेस पर वैकेंसी है। अब हमने जीके और जीएस में हमारा चीज़ें पढ़ ली थी, तो क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी जीके और जीएस में। आज अगर हमारी क्लास इसमें ही पूरी हो जाती है, पर फिर भी हम क्या थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। जैसे हमने कहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली थी, जो हमने हिंदुस्तानी संगीत है, शास्त्रीय संगीत में दो शैली थी, एक तो हिंदुस्तानी शैली और एक कर्नाटक संगीत है ना। शैली भी बोल सकते हैं, संगीत भी बोल सकते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत या हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक संगीत। तो जो घराना है, संगीत घराना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं आपको उतनी चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमको सिर्फ कम चीज़ों में कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो हमको उतना ही पढ़ना है कि 10th के बच्चा कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कितने डीप में जा सकता है। तो हमको सिर्फ ऊपरी चीज़ें पढ़नी है। फिर भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अदर भी अच्छे से पढ़ ली है, और भी हमने डीपली पढ़ लिया उसको। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे हमने संगीत घराना देख रहे थे, मैं आपको पहले जो प्रीवियस हमारी क्लास है उसको मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ये शॉर्ट में ही होगा रिवीजन, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। और ये भी बता दूंगी कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना क्लास को। तो हम पहले की चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेंगे, देन उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने जो संगीत घराना स्टार्ट किया था, संगीत घराने में हमने 4 चीज़ें देखी थी। एक तो क्या देखा था, शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय संगीत था। संगीत घराने में शास्त्रीय संगीत, और जो संगीत घराना है और इसका वर्णन किसमें, नाट्य शास्त्र में किया गया है। ये प्रमाणित ग्रंथ है ना। तो हमने ये चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी वो भी हमने देख ली थी। आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं ना। तो शास्त्रीय संगीत की हमने 2 शैलियाँ देखी थी। 2 शैलियाँ कौन कौन सी, एक तो हमारी कंप्लीट हो गई है, और कर्नाटक संगीत हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें, एक ताल है और एक चीज़ और है ना। तो हमको क्या है, हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान शैली या हिंदुस्तान संगीत, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। और कर्नाटक संगीत या कर्नाटक शैली। तो हिंदुस्तान संगीत में हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमको हिंदुस्तान संगीत में क्या 10 हमने जो शैलियाँ हैं इसके अंतर्गत वो पढ़ी थी, और ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। जैसे हमने क्या देखा था, ध्रुपद शैली देखा था, इसके बाद घराना, कौन सी, तराना देखा था। और जितनी भी शैलियाँ थी 10 हमने देखी थी। 10 में से जो महत्वपूर्ण है, जो कि फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं हमने वो देख लिए थे ना। तो हिंदुस्तानी जो संगीत है वो कहाँ पे, उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्या था, उत्तर भारत में था। और जो कर्नाटक संगीत है वो हम इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हमको सिर्फ हिंदुस्तान संगीत है, हिंदुस्तान संगीत से ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें जो 10 शैलियाँ हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ध्रुपद शैली है, ध्रुपद शैली के प्रमुख कलाकार कौन है, तो अमीर खुसरो हैं और तानसेन है। तो प्रमुख जो कलाकार हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेंगे। तो डायरेक्ट ही हमको इसके फैक्ट देखना है। कर्नाटक संगीत जो कि कहाँ पे होता है, दक्षिण भारत में। कहाँ पे, दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत में है कर्नाटक संगीत। और हिंदुस्तान संगीत कहाँ पे है, उत्तर भारत में। तो ये 2 चीज़ें देखा था, और ये हमारी दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई है ना। कर्नाटक संगीत हमको इतना
करने की ज़रूरत नहीं, बस हमको इतना याद रखना है जो कर्नाटक संगीत है वो कहाँ पे किया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ पे है, तो दक्षिण भारत में है। इसके बाद हम देखेंगे लोक संगीत। तो लोक संगीत में हमको प्रमुख स्टेट के बारे में देखना है कि प्रमुख राज्यों में कौन कौन से संगीत का उद्भव हुआ है और किया जाता है। तो हम इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिलन। तो जो समन्वय इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं इसको। और एक क्या है, आधुनिक संगीत। तो ये हो गया आधुनिक संगीत। तो ये हमने संगीत घराने में 4 शैलियाँ देखी, 4 डिवीज़न में इसको बांटा था और हमारा फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट हो गया। सेकंड हम कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज जो संगीत घराना है उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोक संगीत और जो हमारा दोनों का समन्वय है उसमें हमको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है, वो देख लेंगे। एक लेक्चर में हमारा ये हो जाएगा और एक में हमारा आधुनिक संगीत हो जाएगा। तो हमको सिर्फ अब फर्स्ट लेक्चर ये आज हमारा हो जाएगा, सेकंड में लोक संगीत कर लेंगे हम, थर्ड में हम जो दोनों का समन्वय है वो देख लेंगे और फोर्थ में आधुनिक संगीत देख लेंगे। तो ये 4 लेक्चर में हमारे पूरा जो संगीत घराना है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी 4 लेक्चर और हो गए, तो ये टोटल 8 लेक्चर में हमारा क्या हो गया, संगीत घराना कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको शॉर्ट में ही पढ़ाऊंगी अब, क्योंकि इसके बाद जो कला और साहित्य का जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कला और साहित्य हमने लिया था। कला और साहित्य में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी इम्पोर्टेंट थी। जैसे अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो शास्त्रीय नृत्य हमारा वो भी हमारा इम्पोर्टेंट था, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा है ना। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो हमने उसको अच्छे से डीप में पढ़ा है कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं, जिसमें भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया ना। तो ये इन सबों को हमने अच्छे से पढ़ा था। और इसका वर्णन कहाँ पे किया है, तो इसका वर्णन भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद हमने लोक नृत्य देखे थे। तो लोक नृत्य में हमने देखा था कि कौन कौन से पारंपरिक है, कौन कौन से अनुष्ठानिक है, इसके बाद कौन कौन से फसल नृत्य है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख लिया। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमने वाद्य यंत्र भी देखे थे। वाद्य यंत्र से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वाद्य यंत्र से जो संबंधित कलाकार है वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने जो चीज़ें पूछते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमने फैक्ट सारे देख लिए इसमें वाद्य यंत्र से। और हमारा फोर्थ टॉपिक कौन सा था, संगीत वाद्य यंत्र। इसके बाद हमने क्या देख लिए थे, जो प्रमुख त्योहार देख लिए थे, त्योहार। इसी में हम उत्सवों को भी पढ़ा था हमने और इसी में हमने मेले को भी देखा था। तो ये 4 टॉपिक ये कंप्लीट हो गए थे हमारे। और इसके बाद हमने संगीत घराना देख लिया था। संगीत घराना भी हमारे 4 लेक्चर में संगीत घराना कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे एक ही टॉपिक बचेगा, मंदिर। मंदिर में जो स्थापत्य कला है, जैसे 3 शैलियाँ हैं मुख्य रूप से, तो उसी को देखना है। उसका बता देती हूँ आपको। एक तो क्या है, बेसर श्रेणी है ना, बेसर श्रेणी भी बोल सकते हैं या इसको शैली भी बोल सकते हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है द्रविड़ हो गया। इसके बाद देखेंगे गांधार। तो ये 3 शैलियाँ हैं और ये तीनों कहाँ पे, जैसे जो द्रविड़ शैली है वो कहाँ पे, दक्षिण भारत में इसके मंदिर देखने को मिलेंगे। जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो कहाँ पे मिलेंगे, आपको केवल दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। पर जो कुछ बाद में हम 1-2 मंदिर पढ़ेंगे वो उत्तर भारत में भी देखने को मिलेंगे, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद जो गांधार शैली है, गांधार शैली ये कहाँ पर है, ये कहाँ पे हमारे उत्तर भारत में, कहाँ पे, उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में वो जो बेसर शैली है, बेसर शैली है वो कहाँ है, उत्तर भारत और
दक्षिण भारत का समन्वय होता है ना, तो ये दोनों में वैसा चाहिए आपको, उत्तर में भी देखने को मिलेगी और दक्षिण में भी। तो इसके हम मंदिरों को हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हमारा कला और साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स तो हमारा कंप्लीट ही हो गया, तो ये दो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें सिर्फ हमको समितियां और प्रमुख योजनाएं पढ़नी थी, तो हमने पंचवर्षीय योजना अच्छे से पढ़ लिया है और जो प्रमुख समितियां थी वो भी देख लिया है। इसके बाद ज्योग्राफी के भी हमारे काफ़ी जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। एक दो टॉपिक बचे, तो बस वही मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा, एक कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में भी हमको 2-3 टॉपिक करना है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट कला और साहित्य के बाद हम पॉलिटिकल साइंस को लेंगे, और जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ हमको कुछ भाग देखने हैं और अनुसूची देखनी है। अनुसूची कितनी है, 12 है। पहले कितनी थी, 8। जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी, और अभी वर्तमान में कितनी है, 12 है। उसके बाद हमको अनुच्छेद देखना है, भाग कितने हैं, 22 भाग है, तो अनुच्छेदों को पढ़ना है, और संविधान संशोधन। तो ये 4 टॉपिक हमको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। तो हम इसको देख लेंगे, 1-2 लेक्चर में हमारे पूरे अनुच्छेद देख लेंगे हम। 395 अनुच्छेद है, उनको देख लेंगे। 12 अनुसूची को हम एक ही लेक्चर में देख लेंगे, और साथ में हम भाग को भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद संविधान संशोधन, जो अभी तक कितने 106 संविधान संशोधन हुए हैं संविधान में, उनको देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे, सभी को हम देख नहीं सकते। जैसे जो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद डायरेक्ट हम 5वां देखेंगे, फिर डायरेक्ट हम 7वां देखेंगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम 11वां देखेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन, उनको पढ़ेंगे। पहले हम ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस में इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो जो संगीत घराना है, उसमें हमारे जो कर्नाटक संगीत तो हम नहीं पढ़ेंगे, उतना ही है, दक्षिण भारत में ही हमको देखना है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम पुस्तकें पढ़ना है हमको, जो संगीत घराने से संबंधित है उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो सामवेद है। सामवेद किसके द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। तो कितने वेद है हमारे, 4 वेद हैं, जिसमें से सामवेद का संबंध किससे है, संगीत से है। तो भारतीय संगीत का सबसे प्रारंभिक हमको साक्ष्य कहाँ से मिलता है, भारतीय संगीत का प्रारंभिक साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, सामवेद से मिलता है। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में प्रमुख जैसे 10 जो युद्ध हुए थे उसका वर्णन है, और जो ऋतुसंहार है उसका वर्णन है। तो वैसे ही सामवेद में किसका वर्णन किया गया है, तो भारतीय संगीत का या शास्त्रीय संगीत का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या सर्वप्रथम वर्णन किया है, किसमें, सर्वप्रथम वर्णन इसी में किया गया है, सामवेद में। इसके बाद नाट्य शास्त्र में, तो हमको अगर देखें तो विस्तृत विवरण अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो क्या आएगा कि भारतीय संगीत का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तो किसमें किया है, सामवेद में वर्णन किया गया है। और अगर बात करें कि सर्वप्रथम विवरण किसमें दिया है, तो विवरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम इसका विवरण दिया गया है भारतीय संगीत का। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। इसके बाद हम देखेंगे जो संगीत से संबंधित पुस्तक है शिल्पाधिकारम, जो कि इंगालो के द्वारा लिखी गई है। अभी तार्थ चिंतामणि, ये सोमेश्वर के द्वारा। ये इनके जो नाम है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ के, दक्षिण भारत के क्या है, कवि हैं, दक्षिण भारत के हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयदेव के द्वारा। गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, संगीत ग्रंथ है,
तो किसके द्वारा? जयदेव। इसके बाद देखेंगे संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर किसके द्वारा? सारंगदेव के द्वारा। गीत गोविंद किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। और संगीत रत्नाकर किसके द्वारा? सारंगदेव के द्वारा। और संग्रह चूड़ामणि, तो संग्रह चूड़ामणि किसके द्वारा? गोविंदाचार्य के द्वारा। इसके बाद संगीत दर्पण, तो संगीत दर्पण किसके द्वारा रचित है? तो दामोदर पंडित। तो हमको सिर्फ इतनी ही पुस्तकों के बारे में याद रखना है जो कि भारतीय संगीत से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में से हम लोक संगीत के बारे में देखेंगे, जिसमें प्रमुख स्टेट हम देखेंगे और स्टेट में कौन कौन से संगीत होते हैं और किस राज्य में उद्भव हुआ ये भी हम देखेंगे। तो लोक संगीत हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट जो शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का समन्वय है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आधुनिक संगीत के बारे में देखेंगे। तो ये हमको बस इतनी पुस्तक देखना है। सामवेद हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, इसके बाद हम देखेंगे गीत गोविंद हो गया, संगीत रत्नाकर, संग्रह चूड़ामणि और संगीत दर्पण। तो ये हमको इतनी ही पुस्तक देखना है और इनके जो रचनाकार हैं उनको पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें और कुछ अदर फैक्ट नहीं है। बस इसमें ये दो चीज़ें हमको एक्स्ट्रा याद रखनी है कि सर्वप्रथम भारतीय संगीत का वर्णन किसमें किया है? तो सामवेद में सर्वप्रथम। और अगर देखें तो विवरण किसमें किया गया है? तो सर्वप्रथम विवरण किसमें दिया है? तो नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका सर्वप्रथम विवरण दिया है ना, विस्तृत विवरण। और सर्वप्रथम उल्लेख, ये दो शब्द हमको याद रखना है। सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद और विस्तृत विवरण किसमें? नाट्य शास्त्र में। तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोक संगीत के बारे में देखेंगे। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है।